किसी और जगह में उसे देखती तो जाने क्या समझती, मगर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में पोंछा करने का झाड़न और कूड़े की बाल्टी, सुबह की गुंजाइश ही कहाँ थी। आंटी ने ज़रा टेढ़ी नज़रों से उसे देखा। बहू तू आज फिर देर करके आई है। शरीफ घरानों में जमादारन के लिए लफ्ज़ बहू मुरव्वज है। वो 80 बरस की बुढ़िया हो तब भी उसे बहू कहा जाता है, और रहती भी वो बहू है। ये लंबा हाथ भर का घूंघट और सर से पैर तक चांदी, वो भी ना मैसर हो तो गिलट ही के जेवरों से लदी हुई। मगर ये बहू आम बहुओं से मुख्तलिफ थी। न चेहरे पर घूंघट, न ढेरों जेवर, बस हाथ में 4-4 चूड़ियाँ, कानों में बूंदे और गले में ज़रा पतली सुबक सी हंसली। हाँ, पैरों की उंगलियों में बिच्छू और नाक में सोने की कील, सुहाग की निशानी। क्या करूँ माँ जी, बच्ची को बुखार आ रहा था। रात तो जाने उसका जी कैसा हो रहा था। सारी रात गोद में लिए बैठी रही। अरे उसकी सूरत और वज़ा कता ही नहीं। लबो लहजा, अंदाज़े गुफ्तगू भी बड़े घर की बहू बेटियों जैसा था। मैं हैरान हैरान से उसे देखे ही जा रही थी। उसने ज़रा सा मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा तो उसके मोतियों के लड़ी जैसे दांत दमक रहे थे। अम्मा जी, ये कौन है, कहाँ से आई हैं? ये मेरी भांजी समान है बहू। इसकी माँ और हम दोनों गहरी सहेलियाँ थे। तेरी दिल्ली से आई है, कहानियाँ लिखती है। आंटी ने बड़े फ़ख्र से मेरी तरफ देखा। उन्हें उस पर बड़ा नाज था कि उनके कस्बे की बेटी कहानीकार है। वैसे मेरी कहानियाँ पढ़ती नहीं थी। अच्छा जी, दिल्ली से आई हो आपा जी? उसने इश्तियाक से पूछा। गोया मेरी कहानियों को कोई अहमियत नहीं दी। मेरा भी दिल्ली जाने को बड़ा जी चाहता है बीबी। तो मेरे साथ चली चलना, मैंने कहा तो दम भर के लिए खुश हो गई। फिर उदासी से बोली, अजी हम लोगों को कहाँ छुट्टी मिलेगी, मरने की भी फुर्सत नहीं। और आंटी की कड़कदार आवाज़ पर वो घबरा के मुड़ गई। बस बहुत बकबक हो चुकी, अब काम कर, घर से कल गंदा पड़ा है। अच्छा अम्मा जी, अच्छा। बीबी जी तुम अभी रहोगी ना? चलते चलते उसने पूछा। मैं बहुत दिन बाद अपने कस्बे में ज़रा सुकून की तलाश में आई थी, कुछ लिखना पढ़ना भी चाहती थी। मैंने कहा, हाँ अभी 10-15 दिन तो हूँ ही। मैं उसे देखती कि देखती रह गई। क्या फुर्ती और सफाई थी, दम में इधर दम में उधर। ये कमरा साफ़ किया, वो कमरा साफ़ किया, बरामदे में झाड़ू लगाई, सब जगह पोछा किया, सैन में झाड़ू दी, और लीजिए आधे घंटे में सारा घर चंदन कर दिया। 12-13 बरस की एक नाजुक सी लड़की उसके साथ साथ काम करा रही थी, और वो बराबर उसे सिखाती जाती थी। यूँ नहीं यूँ नहीं यूँ। जी जान से काम करने से कोठियों वाले खुश हों हैं बेटी। मैंने देखा कि वो बहुत बातूनी है, मगर उसकी बातों में एक रस था, लहजे में एक खनक थी। ये मेहतरानी है या किसी अच्छे घर की पढ़ी लिखी कारगुजार औरत? कई दिन गुजर गए। वो आती, मुझे देखती, मुस्कुराकर 2-4 बातें करती। उसकी मेरी खासी दोस्ती हो गई थी। एक दिन बोली, बीवी मेरी कहानी भी लिखोगी? मैंने हंसकर उसे देखा। ये सवाल तो कहानीकार से सभी किया करते हैं। फिर उसके चेहरे पर एक साया आया और गुजर गया। बड़ी दर्दनाक है बीवी मेरी कहानी। और जैसे आंसू छुपाने को जल्दी से कामों में लग गई। कौन उसे देखकर ये कह सकता था कि वो 6 बच्चों की माँ है? उसका लंबा सीधा कद, कदरे भरा भरा जिस्म, जिसके नशीब व फराज काफ़ी पुरकशिश थे। सुर्खी मायल सुनहरी रंगत, बड़ी बड़ी शरबती आंखों पर स्याह दराज पलकों का साया। और मैं सोचती रहती, ये हुस्न, ये जवानी, ये दिलकशी, क्या वो मुकाबले हुस्न में जाए तो उसे मलके हुस्न चुना न जाएगा? कीचड़ में कमल। वो सब काम काज निपटा कर 10-15 मिनट मेरी कुर्सी के बराबर ज़मीन पर फसक्कड़ मारकर बैठ जाती और मुझसे दिल्ली और मुंबई की बातें पूछा करती। उसे दिल्ली और मुंबई देखने की बड़ी तमन्ना थी। हमारा कस्बा दिल्ली से कुछ ज़्यादा दूर न था, मगर उसे कभी फुर्सत ही न मिली कि अपनी माँ के मायके जाकर उसकी बहार देखती। बीवी मेरी माँ खास दिल्ली की थी। ऐसे ज़बान बोलती थी कि बस उसका मुँह देखते रहो। लोग कहते हैं फूलवती के मुँह से फूल झड़ते हैं। फिर वो हंस पड़ी। गालियाँ भी उसके मुँह से बुरी न लगती थीं लोगों को। और तुम्हारी गालियाँ? तोबा बीबी जी, मैं गाली ना बकती हूँ। वो तो माँ को कभी गुस्सा आ जावे था तो बक देती थी। एक दफ़ा की बात सुनाऊँ, बड़ी खूबसूरत थी मेरी माँ, और बड़ी सती सावित्री, बस जैसी तुम हो। अजी आप तो मुझे छेड़ती हैं बीबी जी, भला कहाँ मैं और कहाँ वो। तो बीवी एक दिन किसी जजमान ने ऊंची जात का एक अधेड़ मर्दवा था और बड़ा पैसे वाला था, अपनी देवड़ी में उसका हाथ पकड़ लिया। अरे बीबी, माँ ने भरा टोकरा उस पर ही उलट दिया और एक एक ज़बान में हज़ार हज़ार बातें सुना डाली। कहती महीनों में वो मर्दवा घर से नहीं निकला और उसकी जोरू उसे छोड़कर मैके जा बैठी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कैसे झनकार थी उसकी हंसी में।
अब समझ में आया, ये सुंदरता, ये लब और लहजा और ये कैरेक्टर तुम्हें माँ से विरसे में मिला है। मेरा उससे तो बात करने का हवाव नहीं पड़ता था। उसने कुछ शर्मा कर कुछ दुख से कहा, अरे बीबी, ये सुंदरता तो मेरे लिए बला हो गई है। भगवान ने बदसूरत बनाया होता तो मुझे इतने दुख न झेलने पड़ते। अब तुम ही बताओ बीबी, मैं ठहरी काम करने वाली औरत, पूरे 10 घरों में काम करना पड़े है बीबी। अब क्या हर घर में मर्दों को निकलवा दूं? मगर वो जो है तुम्हारा जमादार, उस कमबख्त का मुंह ही सीधा न हुए। मेरी तनख्वाह के आधे पैसे दारू शराब में उड़ा दे है। पूछो 10 जनों का खर्चा कैसे पूरा करूं? मगर उसे क्या मतलब, बस हर समय झकझक करता रहे है। उसकी शरबती आंखें आंसुओं में डूब गईं। फिर वो जैसे घबरा कर खड़ी हो गई। अभी तो और कई घरों में जाना है, हर जगह फटकार पड़ेगी, और ये जा वो जा। क्या कभी उन लोगों की हालत बदलेगी? हमारे बड़े बड़े तरक्की और मसावत और बराबरी के हामी लेखकों ने इस तबके पर भी लिखा है, नज़में भी कही हैं, मगर क्या लिखा? उनके हुस्न, उनकी जवानी, उनकी कशिश का बखान। क्या मगर सच्चे दिल से, गहरी नज़र से क्या कभी उनका दुख देखा, समझा, महसूस किया कभी कि ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? और मैं इन्हीं ख्यालात में गुम बैठी रही और सामने मेरी किताब के अनलिखे वर्क हवा में फड़फड़ाते रहे। उस दिन मेरे घर पर एक मीटिंग थी। शाम को पब्लिक जलसा था और उसमें हम सबको बोलना था औरतों की हालत पर, उनके हकूक़ पर, उनके कारनामों पर। ख़वातीन का बैनुल अक़वामी साल है ना, भला हमारे कस्बे की औरतें क्यों पीछे रहती? और फिर कुछ और मिले या ना मिले, इस बहाने अखबारों में नाम और शायद तस्वीरें तो आ ही सकती हैं। बहस ज़ोरों पर हो रही थी। एक का ख्याल था कि दुनिया को अब औरतों के सामने झुकना ही पड़ेगा। दूसरी कह रही थी, अजी होते होते सब मुल्कों की हुकूमत औरत के हाथ में आ जाएगी। तीसरी का कहना था कि दुनिया से जंग और खून खराबा तभी मिट सकता है जब सियासत औरत के हाथ में हो। आंटी का बड़ा बेटा सब पर फुकरे कस रहा था, अरे औरतों से ज़्यादा कौन झगड़ालू होगा? देखना, एक का झोटा दूसरे के हाथ में ना हो तो। और आंटी हाँ में हाँ मिला रही थी, और क्या, हम औरतें भला हुकूमत सियासत व्यासत क्या जाने? और चाचा जी एक तरफ बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। पोपली हंसी हंसकर बोले, अजी मुर्गी अजान देती भली ना लगे है। ये कहकर वो हर उस औरत की तौहीन करते थे जो घर से बाहर के किसी काम में हिस्सा लेती थी। हाँ बाबा, औरत तो घर ही में अच्छी लगती है। बेटे ने हाँ में हाँ मिलाई और मुस्कुराकर मुझे देखा। मगर खुदा बचाए इन कलम के सिपाहियों से, हमें तो बस उनसे डर लगता है। मेरी जान पहले ही जल रही थी, उसकी बातें और भी जहर लगी, मगर मैं चुप रही। मेरा जहन जाने कहाँ भटक रहा था। औरत 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 से उनका मतलब क्या है? क्या सिर्फ अपर क्लास की तालीम याफ्ता, अप टू डेट और अल्ट्रा मॉडर्न औरत औरत है, या मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी औरतें जो कॉलेजों स्कूलों में पढ़ती और पढ़ाती हैं, सियासी और समाजी काम करती हैं, मर्दों से अपने हकूक़ मांगा करती हैं, मिले या ना मिले उससे बहस नहीं, वो औरत हैं? क्या सिर्फ वोट का हक मिल जाना औरत के लिए काफ़ी है, या हुकूमत में बड़े बड़े ओहदे चंद औरतों को मिल जाएं तो हम सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमारे देश में औरत को सब हक मिल गए हैं? आखिर हम किसके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? क्या कस्बों और देहातों की इन औरतों के लिए जिन तक अभी इल्म की रोशनी पहुंची ही नहीं, न अपने हकूक़ का उन्हें एहसास है? क्या हम किसान और मजदूर औरतों के लिए इस बैनुल अक़वामी ख़वातीन साल में काम कर रहे हैं? क्या ये औरत औरत नहीं, मगर हम उसके लिए ये कर रहे हैं, वो अपने लिए क्या कर सकती है? बिखरे उलझे बहुत से सवाल मेरे जहन में गूंज रहे थे, हमेशा ही गूंजा करते हैं। तुम क्यों चुप हो? एक दोस्त ने छेड़ा। किसी कहानी का प्लाट सोचा जा रहा होगा, दूसरी ने फुकरा कसा। अजी अफसाना निगाह ठहरी, हम में से किसी की खैर नहीं। भाई ने छेंटा उड़ाया। मैं जवाब भी न दे पाई थी कि आंटी की पाटदार आवाज़ गूंजी, बहू पर आज फिर कोई मुसीबत टूटी है। एक बजने वाला है, अब तक नहीं आई, और एक बजने की खबर पर सब चौंक पड़ी। शाम के जलसे में शिरकत करना और इंतज़ाम करना था। चंद मिनट में सब मेहमान रुखसत हो गए। मुझे फूल रानी की फिक्र थी, आज क्यों नहीं आई? उसका सर झुका हुआ था। सूती मैली साड़ी पर जगह जगह खून के धब्बे सूख कर कत्थई हो गए थे। मुंह सूजा हुआ, आंखें मतवर्रम और होंठ ज़रा सा जख्मी। मैं धक से रह गई। क्या हुआ फूल रानी को? आंटी ने उस पर बरसना शुरू कर दिया, मगर वो बगैर जवाब दिए सर झुकाए झाड़ू लगाती रही। मैं कमरों में उसके साथ साथ घूम रही थी और वो मुझसे आंखें चुरा रही थी। आखिर मैं रह न सकी। क्या बात है फूल रानी, खैरियत तो है ना? उसने झाड़ू एक तरफ डाल दी और धप से ज़मीन पर बैठ गई। एक गुरूर, एक नाज, एक शान जो उसकी शख्सियत का जुज़ थी, आज गायब थी। जी हाँ, शख्सियत। मैं समझती हूँ कि शख्सियत सिर्फ पैसे वालों, इल्म वालों ही की मिल्कियत की कोई चीज़ नहीं होती। उसने डबडबाई आँखों से मेरी तरफ देखा। ये एक मसली, कुचली, मजलूम हस्ती थी। मेरी दोस्त फूल रानी नहीं थी। बच्चे तो अच्छे हैं ना? मेरी समझ में यही आया कि कोई बच्चा सख्त बीमार है, या बीबी, उसने रोते हुए कहा।
बच्चे को 4 दिन से बुखार आ रहा है। तुम जानो, हजारों अरमानों, गंडे तावीज़ों, मिन्नतों, मुरादों के बाद तो ये बच्चा पैदा हुआ है। जब भी लड़की होती उसका बाबा मरने मारने पर तुल जावे था कि मुझे बेटा चाहिए और तू बेटी जने जावे है। जैसे ये भी मेरा दोस्त था। वो ज़रा रुकी और मैं सोचने लगी, उसी के तबके पर क्या मुनहसर है। ये हिमाकत तो बड़े बड़े पढ़े लिखे और रोशन ख्याल लोगों तक करते हैं। बीबी, 2 बरस पहले भगवान ने ये फूल दिया था, उसकी बीमारी मुझे पागल सा कर दी है। कल से बुखार तेज था, सारे दिन काम किया और रात भर उसे लिए बैठी रही। उसने रो रो कर सारा घर सर पर उठा लिया, मगर ये खून के धब्बे। और अचानक मेरे जहन में कूदा सा लपका, उसके मियाँ ने मारा तो नहीं इसे। वो फूट फूट कर रोने लगी। बीबी, ये कौन सी नई बात है, रोज़ ही वो मुझे मारे है। और फिर हिचकियों के दरमियान वो अपनी बिपता सुनाने लगी। रोज़ ही धुनक कर रख दिया है मुआ, न कमाने का न धमाने का। मुस्टंडा बैठ कर खावे है। 14 बरस की ब्याही आई थी, 16-17 बरस ब्याह को हो गए। 7 दिन ये बच्चा झाड़ू पोछा हाथ में संभाला तो 7 लड़कियाँ जनी, 2 मर गईं और फिर एक ये लड़का। पर मुझे कभी आराम न मिला। चिल्ला भी पूरा ना हुए है कि काम पर आने लगूँ हूँ। ये छाती पर 5 पहाड़ जो हैं, इनको कौन संभालेगा। वो शायद बात टाल रही थी, मगर आज क्या हुआ, उसने मारा क्यों। कहानीकार की बेरहम फड़क उठी थी। अजीब होता क्या, उसे मेरा खाना पीना हंसना बोलना सभी जहर लगे हैं। यहाँ क्यों खड़ी थी, उससे क्यों बात की, दुकान पर क्यों हंस रही थी खड़ी। पूछो, जब तू खुद कोई काम ना करेगा तो काम काज करने में न जाऊंगी तो फिर क्या होगा। बीबी जी, हमारी जात में इसी मार धाड़ जुल्म सितम के पीछे जाने कितनी लुगाइयाँ जहर खा ले रही हैं या फिर किसी के साथ भाग जावे हैं। तुम ही कहो, मैं करूँ तो क्या करूँ बीबी। निखट्टू रोज़ दारू पी कर होश व हवास खो देवे है, मुझे ऐब लगावे है, खुद दुनिया भर का आवारा है मुँह। बीवी, मैं ऐब करना चाहूँ तो बस्ती में 2-4 नहीं 10-20 मर्द मुझे सोने से पीली कर दें। पर बीवी, मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने बदनिगाह मर्दवे पर टोकरा उलट दिया था। उसका सर अचानक बुलंद हो गया, चेहरे पर गरूर की सुर्खी छा गई, मगर उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। पेट 2 वक्त से खाली था। आंटी उसे बड़े प्यार से 4 रोटी खिला रही थी। मैं चुपचाप बैठी थी, जैसे हाथ पैर सुन्न हो गए हों। क्या मैं आज शाम के जलसे में कुछ बोल सकूंगी। फूलवती, फूल रानी, रामदई, बसंती, लाजवंती और इसी जैसी हजारों लाखों औरतें, ये जो सदियों से हमारी खिदमत कर रही हैं और आज भी आज़ाद हिंद में हमारी सेवा करती हैं, हमारी गंदगी धोती हैं। और हमने क्या दिया। आइन से उन्हें कुछ हक मिले हैं, वो बड़े फ़ख्र से वोट डालने जाती हैं। और बस इस समाज ने क्या दिया। मर्द के समाज ने, रस्म व रिवाज ने, जिल्लत, नामुरादी, मुशक्क़त। और वो निकट्टू मर्द जो उसका खाता उसी पर गुजराता, मारता है, जलील करता है, उसे बच्चलन कहता है और ख़ुद आवारगी करता है। यही है वो बराबरी। क्या किया है हमने अभी अपने मुल्क की औरत के लिए। मुझे कोई सवाल का जवाब दे।